अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ है अमीन अनवर और हम बात करेंगे जुडिशल कमीशन जो कि गुल प्लाजा के मामले पे तहकीकात कर रहा है। और जुडिशल कमीशन में बहुत सारे हैरानकुन इंकशाफात भी हो रहे हैं, न सिर्फ मुतासरीन की तरफ से बल्कि जिनके प्यारे वहाँ जहाँ भाग हुए हैं उनकी तरफ से भी, और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, जब भी खासतौर पर सरकारी इदारों के बयानात लेना शुरू किए जुडिशल कमीशन ने। उसके साथ साथ एक ऐसा शख्स जिसने न सिर्फ उसके पास हालात थे, ना ही उसके पास किसी किस्म की कोई सहूलियात थी, लेकिन उसके बावजूद उसने कई लोगों को वहां से बचाया। उसकी वीडियो वायरल हुई, उसने भी बयान रिकॉर्ड कराया। उसका बयान क्या था और उसके बाद फिर जुडिशल कमीशन के जानिब से सिविल डिफेंस के इदारे के डायरेक्टर का बयान रिकॉर्ड करने के बाद, चूंकि उसने इदारे के अंदर जो खामियां हैं, नाअहली है और सलाहियत का फुकदान है, वो जब कमीशन के सामने रखा तो कमीशन ने उसको एक सवालनामा दिया था कि आप 2 दिन में ये सवालनामा जमा करा दें। हैरान कुन तौर पर बयान रिकॉर्ड करने के बाद सिंध हुकूमत ने उसको ही हटा दिया। तो ये एक बड़ी अजीब और गरीब सी सूरत हाल है। तो मैं चाहता था कि ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखूं। कमीशन से मुताल्लिक चूंकि लगातार और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखें, लेकिन 2 इश्यूज के ऊपर खासतौर पर हम बात करते हैं। हम दानिश के अमीन, अगर चूंकि उसने जिस तरह कार्रवाई की और जिस तरह उसने बताया कि हिम्मत होना चाहिए, हौसला और जज्बा हो, तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है अपनी जान जोखिम में डाल के, अपनी जान के ऊपर खेल के। लेकिन जिनके पास हालात थे, जिनका काम था, वो नाअहल थे और उनको एक्सपोज भी किया दानिश ने। उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो जो सिविल डिफेंस के डायरेक्टर अब्दुल हमीद साहब, उन्होंने बयान क्या दिया था और जुडिशल कमीशन ने जब उनको सवालनामा दिया कि ये सवालों के जवाब तहरीरी तौर पर जमा करवाना, तो सूबाई हुकूमत ने उसके साथ क्या किया? देखिए, शायद पीर के रोज जो अब तो साबिक हो गए हैं, वो डायरेक्टर सिविल डिफेंस जो है वो अब्दुल हमीद यहाँ पेश हुए थे और उन्होंने अपना स्टेटमेंट एक रिकॉर्ड कराया था। और उनके बयान की रोशनी में यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये तमाम जितनी भी बिल्डिंग्स की जो भी मुआयना होता है या इंस्पेक्शन होती है, वो डीसी साहिबान करते हैं। और ये उन्होंने बताया, जो उनका स्टेटमेंट है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ थोड़ा सा। उन्होंने बताया कि 2023 में गुल प्लाजा के मामले पर डीसी ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने रिपोर्ट में सिफारिशात मुरतब की और हमारे पास जो स्टाफ है, कह रहे हैं, वो बहुत ही कम है, वसाइल की भी कमी है। और जिस पर कमीशन ने उनसे सवाल किया था, आग से बचाव में आपका क्या किरदार है। तो और ये भी पूछा कि तमाम इमारतों की चेकिंग की जाती है। तो उस पर डायरेक्टर सिविल डिफेंस का ये कहना था कि रैंडमली जो है वो इमारतों की चेकिंग होती है, क्योंकि उनके पास वसाइल की कमी है, स्टाफ भी कम है। और उन्होंने यही बताया था। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया, कमीशन ने उनसे सवाल किया कि 2023 में सिफारिशात पर जो सिफारिशात की गई थी, क्या उस पर कोई अमल हुआ था या नहीं हुआ था। तो उस पर डायरेक्टर सिविल डिफेंस ने बताया था कि 2020 से 25 तक जो मजिस्ट्रेट मुकर्रर होते हैं वो मुकर्रर नहीं हुए थे कि अगर कोई वायलेशन होती है तो उसका जो केस है, चालान है, वो मुतलका मजिस्ट्रेट को के पास जाता है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रोकूं, ये 5 साल यानी कि 2020 से लेके 2025 के दौरान कराची में बहुत ज्यादा आग भी लगी। तो सिविल डिफेंस जिस इमारत की इंस्पेक्शन करता था और वहां पर खामियों की निशानदेही करता था, उनको चार्जशीट करता था, चालान देता था, तो उस मामले की सुनवाई होनी होती थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। वो इन 5 सालों के दरमियान सूबाई हुकूमत ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही तैनात नहीं किया, तैनात ही नहीं करवाए गए। पर कमीशन ने उनसे सवाल किया कि 2025 में जो सिफारिशात मुरतब की गई थी, तो उस पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई। उस पर मैं ये समझता हूँ, ये जो उन्होंने कहा कि डीसी या कंट्रोलर ही बता सकते हैं कि 2025 की जो सिफारिशात थी उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि उनके पास कोई इख्तियारात नहीं थे और तमाम इख्तियारात जो हैं वो डीसी साहिबान के पास हैं। और उन्होंने यही बताया कि हमारे पास ना तो वसाइल हैं इतने कि हम हर बिल्डिंग को, जो भी हाई राइज बिल्डिंग बनती है, वहां जाके चेक करें कि वहां पे फायर सेफ्टी के हवाले से जो रिक्वायरमेंट है, जो कानून है, उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उस पर क्या कार्रवाई होती है, वो डीसी साहिबान ही करते हैं। और वो जो चालान होता है उनका, वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है। तो मजिस्ट्रेट की तकर्री नहीं हुई थी 2020 से लेकर 25 तक। और अब जो भी कार्रवाई होती है वो डीसी साहिबान ही करते हैं। तो उसके बाद उन्हें एक सवालनामा दिया गया था कमीशन की जानिब से कि आप ये सवालनामा जो है वो
इसके जवाबात जमा कराएं, लेकिन गुज़िश्ता रोज उन्होंने आके कमीशन को बताया कि उन्हें अब ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह एक खातून को डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात किया गया है और अब वो इन सवालात के जवाब बाद नहीं दे सकते हैं। इसमें एक चीज अगर हम शामिल करें कि सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट इदारा जो है उसकी जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी के पूरा करने के वो काबिल ही नहीं रहा। वो इतना एक फरसुदा बिल्कुल गड़ा सड़ा और एक तबाह हाल इदारा हो चुका है कि उसके पास, चूंकि उन्होंने खुद भी बताया था, चूंकि जब हम कमीशन में खड़े होते तो गाड़ियां नहीं है, स्टाफ नहीं है, सहूलियात नहीं है और इसी तरह जहां जहां जाते हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। तो एक अलामती इदारा तो जरूर रह गया, लेकिन अब जो अमली तौर पर इकदाम करने हैं उसके काबिल ही नहीं रहा। ये चीज जब उसने एक्सपोज की वहां जुडिशल कमीशन के सामने, जिससे आगा फैसल साहब के सवालों के जवाब के बाद, तो उसको सूबाई हुकूमत ने ओहदे से हटा दिया। अब चूंकि ये जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट यकीनन मुरतब होगी, उनकी रिकमेंडेशन भी होंगी। अब वो रिकमेंडेशन या रिपोर्ट पब्लिक होती है नहीं होती प्रॉपर तरीके से, वो तो एक अलग चैप्टर है, लोगों को शायद ना पता चले। तो हमारी ये कोशिश है कि हम आप तक वो चीजें जो कि ओपन कोर्ट में हो रही हैं, कोई भी आए बैठे वो सुन सकता है, तो वो कार्रवाई आपके सामने रखें। ये तो एक हो गया कि हुकूमत का कि जो खामियां थी उसको दूर करती हुकूमत, जो निशानदेही की गई थी उस पर बेहतरी करती, उसको करने के बजाय उस इदारे के डायरेक्टर को ही हटा दिया जिसने खामियों को एक्सपोज किया था। आगे हम आते हैं दानिश की तरफ। दानिश ने क्या बताया कमीशन को? चूंकि दानिश ने पहले जो है वो आके बयान रिकॉर्ड करवाया था, उसको तहरीर किया गया, फिर उसको बुलाया गया दोबारा ओपन कोर्ट में क्या बात की और क्या बताया कि जो रेस्क्यू 1122 के इदारों की नाअहली है, केएमसी का जो फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट है उसकी क्या नाअहली थी, उनके पास आलात थे नहीं थे, और उसने खुद शहरी को बचाने के लिए क्या इकदाम किए? बिल्कुल, शायद एक आम शहरी कह सकते हैं जिसने बताया है कि अगर मदद का जज्बा हो आपके अंदर तो रेस्क्यू का जो काम है वो किया जा सकता है, और जो लोग फंसे हुए थे गुल प्लाजा में उन्हें बाहिफाजत निकाला जा सकता था, बजाय इसके कि आप सिर्फ मीडिया पे आकर स्टेटमेंट ही जारी करते रहते। जो काम करने का था वो काम किया नहीं, और यहाँ पे आके स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट, उस वक्त जो 8 दिन लगातार जो कवरेज, मुझसे बाखूबी आप ज्यादा जानते हैं कि किस तरह का वहां पर माहौल था, और ये किस तरह टीवी चैनल्स पर बाकायदा 15-15 मिनट खड़े रहते थे, इंतजार करते थे कब इनका लाइव बीपर के लिए इनको भी लाइन पे लिया जाएगा। जो इनका काम था वो करने के बजाय ये इन कामों में लगे हुए थे। दिखावे की जो चीजें थी उस पर ज्यादा फोकस था, और जो रेस्क्यू एक्टिविटीज थी उसकी तरफ ध्यान इनका कम था। दानिश ने बताया कि वो एक प्राइवेट इदारे से मुंसलिक है और गोलीमार का रिहायशी है, और गुजर रहा था यहाँ से, तो उसने देखा कि यहाँ पर गुल प्लाजा में आग लगी हुई है। 10 साढ़े 10 बजे का करीब उसने बताया कि टाइम था, तो उसने उस वक्त तक जब वो पहुंचा तो उस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी शायद एक दो ही आई थी। तो उसने उनसे कहा कि अगर आपके पास कोई आलात हैं तो मुझे दें, ताकि जो लोग फंसे हुए मेज़नाइन फ्लोर पे उन्हें निकाला जा सके, उनकी मदद की जा सके। तो वो उसने बताया कि 2 सीढ़ियां जो है उसे फराहम की गई, इसके अलावा कुछ नहीं था उनके पास। इसके अलावा थे ना हथौड़े थे ना कोई भी चीज नहीं थी। बिल्कुल। और उसने कहा कि जो कि पहली गाड़ी जब फायर ब्रिगेड की निकलती है तो उसमें एक सामान की एक फहरिस्त होती है जिसमें ये तमाम आलात जो फायर सेफ्टी के हवाले से होते हैं। ना तो उनके पास कोई मास्क था, ऑक्सीजन मास्क था, ना ही उनके पास कोई कटर थे, ना उनके पास कोई एक्स फायरमैन वगैरह की कोई चीजें थी जो रेस्क्यू के एक मुकम्मल किट होती है वो साथ लेके चलती है। लेकिन उनके पास, उसने कहा कि जैसे मैंने जो फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंची थी उनसे पूछा कि आपके पास ये आलात हैं फायर सेफ्टी के, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो अभी कुछ नहीं है। 2 सीढ़ियां दी गई। उसने कहा कि उसकी मदद से जो है वो एक जो ईदी का एहलकार था उसकी मदद से उसने जो है वो एसी के आउटर में फंसाई और ऊपर गया और वहां से 6 लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया। और उसके बाद जो एक अहम बात उसने ये भी बताई कि जो टेक्निकल चीजें हैं, क्योंकि अगर वहां पे कोई एक्सपर्ट होता तो वो लोगों को अनाउंसमेंट कराते कि भाई जो धुआं होता है वो जमीन से तकरीबन जो उससे 3-4 फीट ऊपर ही ट्रैवल करता है। तो लोग अगर बैठ जाते या लेट जाते तो शायद कुछ देर और सरवाइव कर जाते या उनको बचाने के लिए कुछ इकदाम किए जा सकते थे। लेकिन वो अकेला ही बेचारा लड़ता रहा। फिर ऊपर से रिम्पा प्लाजा से जाके छत पे गया, वहां से भी उसने लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया। वहां उसने बताया कि 4 लोग तो ऐसे थे जो धुएं की वजह से उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था, वो ऐसे बैठे हुए थे, तो उन्हें रेस्क्यू किया गया। अगर बर वक्त ये कार्रवाई की जाती
खिड़कियों को वहां से तोड़ा जाता या फिर इस तरह की कोई इकदाम फायर सेफ्टी के होते तो फिर हो सकता था कि लोगों की जानें बचाई जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ये 8 दिन में जो मलबा उठाया गया और लोगों की लाशें निकाली गई, इसको रेस्क्यू का नाम दिया गया। इसके अलावा रेस्क्यूदारों ने मेरा नहीं ख्याल के कुछ किया है। अच्छा, उसने ये बताया कि इदारों के पास एक तो सहूलियात नहीं थी, आलात नहीं थी, मशीनरी नहीं थी, दूसरा ये है कि वो कोशिश भी नहीं करना चाह रहे थे, सिर्फ और सिर्फ दीवारों पे पानी मार रहे थे। ये कमिश्नर के सामने उसने बताया। हाँ बिल्कुल, तो यही बातें उन्होंने की कि जो सिर्फ फायर ब्रिगेड के लोग जो थे वो सिर्फ पानी ही मार रहे थे और उसके अलावा उनके पास कोई और चीजें थी भी नहीं, ना ही कोई टेक्निकलिटीज थी, ना ही कोई एक्सपर्ट्स थे वहां पे जो उन्हें बताते या गाइड करते कि किस तरह इन तमाम रेस्क्यू कार्रवाई को सरअंजाम देना है। तो उसी पर ही अब जो दानिश का स्टेटमेंट है इस पर कमीशन ने जो है वो जरा के लिए बुलाया है। जो चीफ फायर ऑफिसर है और दीगर लोग हैं उन्हें कहा है कि अगर आपको दानिश के इस बयान पे, स्टेटमेंट पे आपने कोई जरा करनी है तो वो आए। तो अभी तक की इतलात के मुताबिक चीफ फायर ऑफिसर की जानिब से ये कमीशन को आगाह किया गया है कि वो जरा के लिए तैयार है। तो अब देखते हैं कि कमीशन क्या वक्त मुकर्रर करता है जरा के लिए। चले अमीन, आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो सिविल डिफेंस जो इदारा है उसकी नाअहली क्या है वो आपके सामने रखी। दानिश ने साबित किया कि हिम्मत, हौसला और जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है, और उसने साबित किया, करके दिखाया। और जिन इदारों की जिम्मेदारी थी सिर्फ वो तनख्वाहें बटोरने के लिए तो जरूर होते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। एक हॉस्पिटल में हम एक जमाने में जॉब करते थे आईसीयू में, तो वहां पर अक्सर उस जमाने में गन शॉट बड़े आते थे लोगों को, जो है वो हेड इंजरीज के साथ चेस्ट में जो है वो फायर लगने के बाद आते थे। तो अक्सर लोग बड़ी हाड़ाहुड़ी लगाकर बहुत ज्यादा जतन करके पेशेंट को पहुंचाते थे आईसीयू के अंदर। तो वहां पर जब हम देखते थे डॉक्टरों को कि पेशेंट तो आईसीयू के अंदर आ गया है तो वहां पर ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रही, और पूछते भी थे बाद दबा के, यार वो लाए तो बेचारा बंदा तड़प रहा है, उसके सर में गोली लगी है, उसके सीने में गोली लगी है, उसको बचाओ। तो डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ जो था वो पता क्या कहता था, ये कुछ देर में मर जाएगा। तो हम कहते थे क्यों? कहते हैं वो जो गोली लगी है ना जिस अंदाज से, तो इससे हम जितनी भी कोशिश करें वो बचना उसका नामुमकिन है। तो ये तय कर लेते हैं। और जो जिनके जख्मी होते थे, जिनके प्यारे थे, वो बेचारे किन मुश्किलात में उनको अस्पताल लाते थे कि शायद यहाँ बच जाएगा, तो यहाँ जो बचाने वाले थे वो कोशिश ही नहीं करते थे बचाने की। तो यहाँ पर जो गुल प्लाजा के अंदर आग लगी, वहां पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि लोगों ने कोशिश ही नहीं की कि इस आग को बुझाया जा सके या लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। पानी मार रहे थे तो वो सिर्फ अलामती था। मैंने पहले भी 1-2 दफा जिक्र किया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे टीवी की कवरेज, चूंकि मैराथन ट्रांसमिशन थी लगातार, मैंने खुद तकरीबन कोई 10-12 घंटे लगातार टीवी पे मैंने लाइव रिपोर्टिंग की उस रात, और इसी तरह दूसरे दोस्त भी कर रहे थे, लगातार तमाम कोनों से रिपोर्टिंग हो रही थी। तो उनको दिखाने के लिए, पानी नहीं था इनके पास, उनको दिखाने के लिए सिर्फ प्रेशर कम करके यूं छिड़क रहे थे पानी, जैसे आप मोटर इलाके में चल रही हो और आप छिड़काव कर रहे होते पानी का, इससा हो रहा था। और वहां एहतिजाज भी हुआ लोगों की तरफ से, और लोग गालियां भी दे रहे थे, जिनको पुलिस और रेंजर्स डंडे मार के भगा रही थी। लोग इतने ज्यादा शिद्दत के साथ, गुस्से के साथ तेज आए आगे तकरीबन 3 बजे के करीब कि वो डीसी ऑफिस जो साउथ का है उसके गेट के करीब आ गए और वो गालियां दे रहे थे। बेचारे उनके पास कुछ और नहीं था, मोबाइल दिखा रहे थे इनके फायर ब्रिगेड वालों को भी, पुलिस को भी, और दीगर जितने भी इदारे थे कि भाई हमसे मोबाइल ले लो, इसको परचेज करके जो है वो आप जो है वो पानी वहां लेके आए ताकि इसको बुझाए, अगर तुम लोगों के पास पानी नहीं है तो। लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। तो उस दौरान फिर फायर ब्रिगेड ने जो है वो ना सिर्फ जो उनकी गाड़ियां थी वो पीछे हटाई, बल्कि वो खुद भी एहतिजाज इतना ज्यादा तेज था कि वो पीछे हट गए, क्योंकि वो हमारे पास और यहाँ कमीशन में तमाम इदारे ये आके कहते रहे कि जी सब अच्छा था, सब अच्छा था। ट्रैफिक वाले कहते हैं जी कहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं फंसी, फायर ब्रिगेड वाले कहते हैं जी पानी भरपूर था, वाटर बोर्ड वाले भी यही कहते हैं, तमाम इदारों के यही सब अच्छा की रिपोर्ट है। तो इतने लोगों को बचाया क्यों नहीं जा सका? यही बात मैं आपसे करने वाला था। सूरत हाल ये है कि चूंकि दिन बहुत ज्यादा गुजर चुके हैं और लोगों को इतना अंदाजा नहीं होता कि ये जो चीजें वीडियो रिकॉर्डिंग जो चीजें होंगी वो कितनी कारआमद हो सकती है। तो उस वक्त मैंने मोबाइल से, चूंकि लाइव वेट में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, तो हमारे जो टीवी चैनल के कैमरे हैं उसने भी रिकॉर्ड किया था, दुनिया टीवी था उस तरफ और आज टीवी भी इसी तरफ था, जो लोग एहतजाज कर रहे थे। तो मैं समझ रहा था कि जो बेचारे एहतजाज कर रहे थे, जिसको जुडिशियल कमीशन ने खुद एक ईमेल भी पब्लिक की है कि आप आम आवाम भी जो समझते हैं कि वो आके बयान रिकॉर्ड करें, उनको तलब ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। जो लोग इफेक्टिव हैं, जो जिन्होंने अपनी आंखों से ये तबाही देखी है और देखी है। जी हाँ, तो मैं बच्चों के वो उनकी वीडियोस नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी मेरे सामने वो 20-25 लोग जो फ्रंट पे थे, जो ज्यादा एहतजाज कर रहे थे,
गिड़गिड़ा रहे थे, सीना पीट रहे थे, मैं उनको पहचान लूंगा अगर वो सामने आते हैं। तो मेरे पास वो वीडियोस नहीं है, मैंने ऑफिस से ही पता किया वो डिलीट हो चुकी हैं। अब आज टीवी या दुनिया के पास वो वीडियोस हैं जो लोग एहतजाज कर रहे थे कि पानी की किल्लत थी और एक्सपोज कर रहे थे, वो आके मजीद एक्सपोज कर सकते हैं इदारों की, क्योंकि जितने भी सरकारी इदारों ने बयान एक दूसरे के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराए, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे की नाअहली नहीं बताई, सिर्फ ये बताया कि मेरा क्या काम था और मैंने ये किया। इसके अलावा आग इतने बड़े पैमाने पर लग गई, 7-8 दिन तक आग बुझाई नहीं जा सकी, रेस्क्यू के नाम पर सिर्फ तमाशा और ड्रामा रचाया गया, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने इस खबर को रिपोर्ट किया, जुडिशियल कमीशन बनाया गया। तो वहां जुडिशियल कमीशन में तहकीकात के लिए हो क्या रहा है, क्योंकि वहां लोग आ ही नहीं रहे। सरकारी इदारे एक दूसरे के जो हकायक है उन्होंने देखे वो नहीं बचा रहे, क्योंकि हर कोई नौकरी करना चाहता है। सिविल डिफेंस के जो अब्दुल हमीद साहब डायरेक्टर थे, उन्होंने अगर हकायक बताया तो उनको ओहदे से हटा दिया गया, तो मजीद कौन करेंगे। तो इस तरह आम लोग अगर है वो हकायक को जानते हैं, तो जुडिशियल कमीशन ने जो ईमेल पब्लिक कराई थी, अखबारों में भी दी है, टीवी चैनल्स में भी दी है, और मैं कोशिश करूंगा आज दोबारा पेश करूं, उस ईमेल के जरिए आप जुडिशियल कमीशन से राब्ता करें। जुडिशियल कमीशन आपको तलब करेगा, आपका बयान रिकॉर्ड करेगा, ताकि हकायक की दुनिया के सामने आ सके, और जो नाअहल इदारों के ऊपर 20-25 साल 30 साल से इदारों में काम कर रहे हैं और दावे करते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, कम से कम उन सरकारी अफसरान को हटाया जाए और किसी काबिल लोगों को लगाया जाए जो कराची के लोगों की जिंदगी महफूज कर सकें, उनको तबाही से बचा सकें। तो ये कमीशन का भी, सूबाई हुकूमत का भी ये मौक़िफ़ हो सकता है, और जो लोग हैं वो भी शायद यही चाहते होंगे। तो अमीन, आपका बेहद शुक्रिया। उम्मीद है कि जो मजीद पास्ट में जो बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं वो हमने पब्लिक नहीं किए, वो आपके सामने जरूर रखें इसी तरह यूट्यूब वीडियोस के जरिए, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।